Assalamu student, this is Sir Faisal Kaisar from SSCT Degree College. Welcome in first year accounting chapter number फर्स्ट हम कर रहे हैं। होप सो के आपको लास्ट लेक्चर जो है वो लाइबिलिटी तक समझ आया होगा, ठीक है। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ एक्सपेंसेस डिस्कस करे थे कि ऐसी चीज़ें जो रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जो खर्चे होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से खर्चे थे, जिसमें हम लोगों ने रेंट एक्सपेंस को डिस्कस करा था, सैलरीज एक्सपेंस को डिस्कस करा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस को डिस्कस करा था, इसके अलावा बैड डेट्स के एक्सपेंस को हम लोगों ने डिस्कस करा था, ठीक है। सो होप सो के आप लोगों को फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग जो है वो अच्छे से समझ आ रही होगी और आप अच्छे से इसको जो है वो इंजॉय कर रहे होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इस लेक्चर को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे, जिसमें हम लोग बेसिक एलिमेंट्स स्टडी कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको एसेट्स का डिस्कशन किया था, फिर हम लोगों ने एक्सपेंस को डिस्कशन कर लिया था, फिर हम लोग आज जो है वो लायबिलिटीज़ को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको बेसिक अकाउंटिंग सीखने के लिए, लाइक किसी भी शख्स को अगर कोई नया सब्जेक्ट्स को सीखना है, कोई लैंग्वेज सीखना है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। सो इट्स मीन दैट कि अगर आप लोगों को बिजनेस सीखना है तो आपको इसकी सबसे पहले लैंग्वेज आनी चाहिए। जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, छोटे छोटे जो लफ्ज़ हैं उसके आम तौर पर जो हम लोग स्टडी करते हैं उसके कुछ और मतलब होते हैं, लेकिन वही जब हम आप बिज़नेस पे आते हैं और बिज़नेस की चीज़ों को स्टडीज़ करते हैं तो उसके जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाती है, पूरी 100% चेंज हो जाती है, ठीक है। सो होप सो के आपको जो लेक्चर्स है वो यहाँ तक जो है वो समझ आए होंगे। हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं जो कि लायबिलिटीज़ के लेक्चर थे, उसको हम लोग जो है वो कंटिन्यू करते हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ें समझ आ सके। सो हम आ गए हैं अपनी जो लास्ट लेक्चर था मेरे पास, मैंने आपको डेफिनेशंस डिस्कस करी थी कि एसेट्स में, सॉरी लाइबिलिटीज़ में हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो मेरे पास है एनी डेट मस्ट बी पेड विद इन अ 1 year और द ऑपरेटिंग साइकिल विच इज़ लॉन्गर, ठीक है। अब हमारे पास जो कहते हैं कि ऐसी चीज़, ठीक है, एनी डेट, ठीक है, कोई भी डेट जो कि 1 साल के अंदर अंदर हो, ठीक है। लास्ट भी हम लोग जब इसकी डेफिनेशंस पढ़ रहे थे करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ की, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एनी डेट्स, कोई भी डेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर आपकी काम हो, यानी कहीं पे आपने उधार लेना है, कहीं पे आपने उधार देना है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप 1 साल के अंदर अंदर की जो सारी चीज़ें होती हैं, सारी जो डिस्कशंस होती हैं, वो 1 साल के अंदर आपने करने को हम लोग क्या कहते हैं, करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। 1 साल के अंदर आपने पेमेंट कर ली है, 1 साल के अंदर आपने पेमेंट्स को रिसीव कर लिया, दैट इज करंट लायबिलिटीज़ हमारे पास, ठीक है। फिर है हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़, ठीक है, यानी ऐसी लायबिलिटीज़, द लायबिलिटीज़ विच हैज़ टू बी पेड मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। यानी एक अकाउंटिंग, अच्छा अकाउंटिंग पीरियड से मुराद क्या है, अकाउंटिंग पीरियड मतलब 1 साल को ही कहते हैं। बहुत सारी कंपनीज जनवरी से दिसंबर कैलकुलेशन करती हैं, बहुत सारी जिसे कहते हैं वो मार्च, फरवरी टू मार्च काउंट कर रही होती हैं, बहुत सारी हमारे पास मई से जून तक कैलकुलेशन कर रही है, जून से मई तक कैलकुलेशन कर रही होती है, ठीक है। सो अकाउंटिंग पीरियड कभी भी कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत सारी कंपनीज अलग अलग अपने अकाउंटिंग पीरियड्स रखती हैं, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारे पास जो डेफिनेशंस आई हैं, जो डेफिनेशंस हमारे पास क्लियर हुई हैं, इन डेफिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जब 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए जो लायबिलिटीज़ है पेमेंट करनी है, ठीक है, 2-2 साल 3-3 साल के भाई पेमेंट करनी है, ठीक है, तो दैट इज़ हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज़, यानी 1 साल से ज़्यादा अरसे से
आपने कहीं से उधार लिया हुआ है और आप क्या कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो। देखिए जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे लोग गाड़ियाँ ले लेते हैं, ठीक है, बैंक से लोन के थ्रू आपने भाई हमें गाड़ी दे दें, तो वो 5-5 साल तक क्या कर रहे होते हैं, पेमेंट कर रहे होते हैं, इंस्टॉलमेंट भर रहे होते हैं, ठीक है। लाइबिलिटीज है ना, उनकी जिम्मेदारी है कि भाई जब आपने बैंक से आपने लोन ले लिया, गाड़ी निकलवा ली, तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या करना है कि उन गाड़ी की जो है ना वो पेमेंट करनी है। कोई 3 साल में करता है, कोई 4 साल में, 5 साल, 6 साल, 7 साल क्या कर रहे होते हैं, उसको पेमेंट कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉन करंट लायबिलिटीज, जो 1 साल से ज़्यादा के अरसे के लिए होती है, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके इनकी डिस्कशंस करते हैं हम लोग कि हमारे पास जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ की है और करंट लायबिलिटीज़ की, इसके कौन कौन सी चीज़ें हैं, ठीक है। सो हम चलते हैं सबसे पहले नंबर पे। सबसे पहले अकाउंट्स पेबल। हम लोगों ने करंट एसेट्स में एक लफ्ज़ पढ़ा था, अकाउंट रिसीवेबल। अब यहाँ पर जो ये वर्ड है, ये वर्ड क्या है मेरे पास, अकाउंट्स पेबल। एक होता है अकाउंट रिसीवेबल और एक होता है अकाउंट्स पेबल, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है कि अकाउंट्स पेबल से मतलब जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है, और अकाउंट रिसीवेबल से मतलब जहाँ से आपने पेमेंट रिसीव करनी है, ठीक है। दो ही चीज़ें, अकाउंट रिसीवेबल जहाँ से आपने पेमेंट रिसीव करनी है, अकाउंट्स पेबल जहाँ पे आपने पेमेंट करनी है। दैट इज अकाउंट्स पेबल, यानी आपने कहीं पे कोई चीज़ उधार पर ली थी, ठीक है, और अब जो है वो आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, ठीक है। दैट इज अकाउंट्स पेबल। नेक्स्ट है हमारे पास नोट्स पेबल। अच्छा, अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल ये दोनों ही लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अच्छा, अकाउंट्स पेबल में हमारे पास क्या चलता है, ज़्यादातर हमारे पास ओरल ज़बानी कलामी जो होता है बातचीत, उस पर हम लोग उसको अकाउंट्स पेबल के लिए यूज़ करते हैं। नोट्स पेबल हमारे लिए उस जगह ये वर्ड यूज़ करते हैं जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंटेड नोटेड बात होती है, ठीक है। लीगली तो आपके पास ऊपर भी हो सकती है ओरल में, ठीक है। लेकिन क्या है हमारे पास के आपकी जो डॉक्यूमेंटेड होती हैं चीज़ें, रिटर्न में लिखी होती हैं, कागजी कार्रवाइयाँ होती हैं, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड नोट्स पेपर, यानी रिटर्न में लिख दिया गया है कि भाई आपने कितने पैसे इनसे उधार पे कोई चीज़ खरीदी थी और अब क्या करना है, आपने इसे पेमेंट करना है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड नोट्स पेपर। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक लोन और बैंक फाइनेंस। वही चीज़ कि आप अगर कहीं पे बैंक से लोन लेते हैं तो आपको पता है लोन आपने देना है वापस, ठीक है। सो आपकी किसी भी सूरत में मतलब आपको डिपेंड करता है कि आप 1 साल के लिए लोन ले रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। तो अगर आप गौर करोगे ये सारी ही हमारे पास चीज़ें क्या कहलाती हैं, लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। ये सारी हमारे पास चीज़ें क्या कहलाती हैं, ये मेरे पास सारी चीज़ें लायबिलिटीज़, जिम्मेदारियाँ हैं जो आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है, आपको अदा करनी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लोन फ्रॉम एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खुल चुके हैं, ठीक है, जहाँ से आप जो है वो लोन ले सकते हैं, ठीक है। जैसे बैंक से भी लोन लेते हैं, बहुत सारे इदारे खुल चुके हैं, ठीक है, कि वहाँ से भी आप अपने लिए चाहें, अब तो आपने देखा होगा घरों के लिए लोन ले लेते हैं, ठीक है। घर आपने कोई खरीदना है, कुछ आप पेमेंट करें, ठीक है। और ज़्यादातर क्या कर रहे होते हैं, बैंक आपको पैसे दे रहा होता है, कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, वो आपको पैसे दे देता है कि चलें आप अपना घर लें, और हर महीने जो है वो इंस्टॉलमेंट कर लेते हैं कि भाई हर महीने आपने इतनी पेमेंट हमें करते जाना है और आपके घर आपका नाम हो जाएगा, ठीक है। सो अब इस सिचुएशन में क्या है कि दीज आर द लायबिलिटीज। अकाउंट्स पेबल, आपने कहीं उधार से पैसा लिया था, वापस करना है। नोट्स पेबल, उधार का पैसा था, वापस करना है। बैंक से पैसा लिया है, उधार है, वापस करना है। लोन किसी से लिया हुआ है, आपको वापस करना है। दीज आर कॉल्ड द लायबिलिटीज। अब यही बात हम कंपनीज पे ले जाते हैं,
तो कंपनीज वाले भी क्या करते हैं, उधार पे चीज़ें लेते हैं ना। अभी लास्ट डेफिनेशन में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि दुनिया की हर बड़ी से बड़ी कंपनी और सक्सेसफुल कंपनी भी क्या करती है, हमेशा उधार पे ही चीज़ें लेना पसंद करती है। अच्छा, सवाल ये आता है कि भाई हम कैश पे क्यों नहीं लेते? तो मैंने इसका जवाब दिया था कि बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे, जिसमें से मैं कुछ आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप पैसे की बात करते हैं, ठीक है, मतलब पूरी दुनिया ही उधार पे ट्रांजेक्शन्स कर रही होती है। 1 महीने, 2 महीने, साल का ले लेते हैं मार्जिन, एक साल का टर्म ले लेते। तो होता क्या है कि अगर आपने पैसे कैश में ले लिया, ठीक है भाई, अच्छी बात है, जिम्मेदारी बिल्कुल खत्म हो गई। उधार पे ले लोगे तो उधार का मतलब ये है कि फिर आपको पेमेंट भी करनी है उसको, ठीक है। सो कैश से मतलब ये होता है, मैंने आपको बताया था आप कैश पे ले लेते हैं, लेकिन कैश आपका बिल्कुल बाउंड हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। देखिए, आपने पैसे अपनी जो चीज़ें हैं, जो कंपनी है वो क्या कर रही हो, छोटे एजेंट्स को दे रही होती है, होलसेलर्स वाले लेके जा रहे होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर बाद में जाके के 5वें, 6ठे, 7वें स्टेप पे जाके क्या होता है कि आम शख्स को मिलती है, आम लोग कस्टमर को चीज़ें खरीदते हैं, फिर वहाँ से कैश मिलना शुरू होता है, फिर एक शख्स को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे, फिर जाके कंपनी के बंदों को पैसे मिलते हैं। तो वो अब इतनी देर पेमेंट को जो है ना वो बिल्कुल ही स्टक कर देना, बिल्कुल ही आपने अपने 2 अरब डॉलर, 2 करोड़ रुपए ऐसे फंसा दिए। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि सब उधार पे चल रहे होते हैं कि भाई हम बेचेंगे चीज़ें, पैसे आएंगे तो देंगे। वो कहता है भाई पैसे पैसे आगे से आएंगे तो फिर देंगे, फिर इसी तरह सिलसिले सारे चलते रहते हैं हमारे पास। ठीक हो गई बात। सो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव इन एडवांस। अब ये जो रेंट रिसीव इन एडवांस है, इसका मतलब क्या है? रेंट रिसीव इन एडवांस का मतलब ये है कि जब आप एडवांस में कोई भी रेंट रिसीव कर लेता है, यानी ऑनर ने रेंट जो है ना वो एडवांस में पैसे ले लिए, ठीक है। अब जब एडवांस में ले लिए तो ये अब उसकी जिम्मेदारी है कि जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है, अगर पानी का प्रॉमिस करा हुआ है या कोई चीज़ उसने सही कहा है करने के लिए कि भाई मैं ये सही करवा के दे दूंगा, ठीक है। और तीसरा प्रॉमिस क्या है कि उसके घर पे आप 1 महीना रह सकते हैं। कि ऑनर की जिम्मेदारी है कि भाई आपको पेमेंट हो गई। अब ऑनर की जिम्मेदारी ये है कि जो प्रॉमिस करे हुए हैं कि ये काम करवाना है, या उसके घर पे आप रह सकते हैं, भाई 6 महीने के पैसे दे दिए। तो अब जो ऑनर है उसकी जिम्मेदारी आ गई, लाइबिलिटी, जिम्मेदारी आ गई कि वो 6 महीने अपने उस घर के अंदर जो भी उसके रेंट वाले लोग हैं वो क्या कर सकें, उसको रहने दिया जाए। सो दैट इज कॉल्ड रेंट रिसीव इन एडवांस। कि ऑनर ने पैसे ले लिए, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जो आपके जो रेंट वाले लोग हैं आप उन्हें तंग नहीं करेंगे, ठीक है। आप इन्हें इतने महीने तक जितनी उसने पेमेंट करी हुई है आप इन्हें अच्छे से रहने की इजाज़त देंगे। सो दैट इज कॉल्ड रेंट रिसीव इन एडवांस। एडवांस में जो रेंट है वो क्या कर लिया है, हमने रिसीव कर लिया है। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से आपने क्या करा है, एडवांस रिसीव किया है, ठीक है। अच्छा, अब जब आपने कस्टमर से एडवांस रिसीव कर लिया है तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि भाई आप जो है अपने उस कस्टमर को अच्छे से सर्विस दें, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम इसकी मिसाल ले लेते हैं एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर से मतलब ये है कि जैसे हम टेली कम्युनिकेशंस की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारी सर्विसेज हैं जो हमें टेली कम्युनिकेशन की सर्विस दे रहे होते हैं हमारे पास, ठीक है। हम क्या करते हैं कि आपको पता है हमारे पास 2 किस्म की सिम्स चलती है हमारी कंट्री में। एक चलती है पोस्ट पेड, दूसरी चलती है प्रीपेड। तो प्रीपेड का मतलब ही क्या है कि एडवांस, ठीक है। अब जब आप एडवांस में पैसे कंपनी ले रही है तो इसका मतलब ये है कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे, यानी कभी सिग्नल की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कि कंपनी ने पैसे एडवांस में ले लिए, डेफिनेटली लोग अपने जो कार्ड से वो रिचार्ज करवाते हैं, 100 वाला, 250, 500, 1000 वाला लोग रिचार्ज करते हैं, तो कंपनी के पास एडवांस में पेमेंट चली गई। अब जब एडवांस में पेमेंट चली गई तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने कस्टमर को अच्छे से सर्विस दे।
कोई सिग्नल की किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दैट इज एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर से एडवांस में आपने क्या कर ली, पैसे ले लिए, अब आप उसको क्या करोगे, सर्विस दे दोगे। जैसे हम एयरलाइंस की बात कर लेते हैं, ठीक है, कि एडवांस में पेमेंट कर लें तो अब उनकी जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी, ये क्या है, बेसिकली लाइबिलिटी है तो उन लोगों के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं एयरलाइंस की, तो एयरलाइंस को आपने एडवांस में पेमेंट की, जब आपने एडवांस में पेमेंट की तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको अच्छे से जो है वो सर्विस अदा करें, जब जो उन्होंने उस पैकेज के अंदर जो उन्होंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। सो दैट इज कॉल्ड एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत सारे टेलर होते हैं, कपड़े सीने वाले, आप उन्हें एडवांस में पेमेंट देते हो तो अब उसका काम ये है कि जो आपने उन्हें एडवांस में पेमेंट की है और जो उसने प्रॉमिस किया हुआ है, जो डेट पे करा हुआ है, जैसे काम करा हुआ है, तो वो आपको अच्छे से सर्विस दे। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी उसके ऊपर लायबिलिटी हो गई। जब आपने उसे पैसे दे दिए तो इसका मतलब उसके ऊपर जिम्मेदारी आ गई कि भाई वो आपको अच्छे से क्या कर सके, सर्विस दे सके जैसा उसने प्रॉमिस किया था। ठीक है, होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक ये चीज़ जो है वो समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है अनअर्न्ड और एडवांस इनकम। ठीक है, अच्छा अनअर्न्ड जो है हमारे पास, ये एक चीज़ ज़रा मैं आपको बता दूं कि ये जो अनअर्न्ड है, ठीक है, ये दो वर्ड्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो अर्न है ये अलग है। ठीक है, अगर आपको अब नज़र आ रहा होगा कि बेसिकली अनअर्न्ड, ठीक है, तो एक देखें, एक वर्ड तो होता है अर्न। अर्न का मतलब कमाना। एक क्या होता है अर्न, अर्न का मतलब क्या होता है मेरे पास, चीज़ का मतलब होता है अर्न, मतलब होता है कमाना, किसी भी चीज़ को आपने कमा दिया। ठीक है, दैट इज कॉल्ड अर्न। अच्छा, एक क्या है मेरे पास, अर्न, अर्न आपने नहीं कमाया अभी तक। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम एक बात करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग ट्यूशन्स पढ़ाते हैं। ठीक है, अब ट्यूशन्स वाले में एडवांस में आपको पैसे मिल गए। जब आपको एडवांस में पैसे मिल गए तो डजंट मीन दैट कि वो आपने अर्न कर लिए हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आपको पूरा महीना आप उसे सर्विस दोगे, ठीक है, और सर्विस देने के बाद जो है आप क्या करेंगे, अपने पास लिख सकते हैं कि अर्न करे हैं। लेकिन अगर आप ये कर रहे हैं कि आपने अभी फर्स्ट को स्टार्ट करा, सपोज उन्होंने कहा 3 तारीख को, भाई हमें समझ ही नहीं आ रहा आपकी बात, तो हमें ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, पैसे उन्हें वापस करने पड़ेंगे क्योंकि पूरा मंथ नहीं हुआ। तो अब इससे मतलब जाहिर है कि अगर आप पूरा महीना सर्विस देते तो दैट इज कॉल्ड, फिर आप कर सकते थे कि अर्न किया है, पैसे कमाए हैं आपने। अर्न, अर्न का मतलब कि अभी नहीं कमाए। तो आप जब आपको पेमेंट मिली तो पेमेंट मिलने के मतलब का बात मतलब ये हुआ कि आपने अभी पैसे नहीं कमाए, यानी अभी आपके ऊपर जिम्मेदारी है, अभी आपके ऊपर क्या है, लायबिलिटी है कि क्या करें, आप जो है पूरे महीने उनको सर्विस दें और सर्विस देने के बाद आप अपने पास लिख सकते हो कि आप पैसे अर्न किए हैं, कमाए हैं आपने। ठीक है, उससे पहले आप क्या कर लिखोगे, उससे पहले आप यही लिखोगे कि आपने पैसे अर्न हैं, पैसे नहीं कमाए। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। नेक्स्ट हमारे पास देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास एक चीज़ है। ठीक है, अच्छा, ये चीज़ें जो है ना, एक चीज़ और से आपने देखनी है, अच्छे से समझनी है। ठीक है, ये एक्सपेंसेस के वर्ड भी साथ लगे हुए हैं। ठीक है, एक्रूड एक्सपेंस, अनपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्सपेंस पेबल। ठीक है, अच्छा अब इसका मतलब क्या है ये समझ लीजिएगा ज़रा। ठीक है, ये एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन साथ में लायबिलिटीज भी है। ठीक है, इसको ज़रा समझ लें आप लोगों ने। अच्छा, ये एक ही है सारे, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक ही है विद डिफरेंट डिफरेंट नेम्स के साथ, यानी इनके जो मीनिंग्स है, ठीक है, इनका जो मतलब है वो मतलब तीनों का एक ही है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एक्रूड एक्सपेंस को या अनपेड। अनपेड को पहले समझ लें। अनपेड का मतलब कि भाई अभी आपने पेमेंट नहीं की।
ठीक है। तो अब आपको क्या करनी है, पेमेंट करनी है। अनपेड एक्सपेंस, कोई एक्सपेंस थे तो आपने नहीं अदा करे, वो आपने अदा करनी है। यानी इसका मतलब ये है कि ये सीधे सीधे आपके ऊपर लाइबिलिटी है। ये क्या है, आपकी लाइबिलिटी है कि वो आपको क्या करने हैं, एक्सपेंस आपको पे करने ही करने हैं आपके पास। ठीक हो गई बात। अच्छा जी। फिर क्या है हमारे पास, एक और चीज़ है एक्रूड एक्सपेंस। अब ये एक्रूड एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्रूड एक्सपेंस हम लोग कहते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर आपने ये सोचा कि बिजली का बिल जो है वो आएंगे तकरीबन समझ लें कि 10,000 आएगा, लेकिन बिजली का बिल आया 12,000। तो 2,000 बेसिकली क्या है, आपके ऊपर लाइबिलिटी है। 2,000 क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी में कंसिडर, यानी वो एक्रूड एक्सपेंस, यानी वो एडिशनल। ठीक है, वो 10,000 सोचा, आया 12,000, तो दैट इज 2,000 इज एक्रूड एक्सपेंस, यानी एडिशनल आपके पास एक्सपेंस काउंट होंगे। ठीक है, सो होप सो के अच्छा, एक्रूड हो गया, आउट अनपेड हो गया, और आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेबल से मतलब वही है कि आपको मजीद एक्सपेंस देने। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि आपको हर आपकी जो डेट्स वगैरह हैं जहाँ आपने पेमेंट करनी है, ठीक है, वहाँ पर आपकी डेट्स आ गई है, मंथली डिडक्शन हो जाती है अकाउंट्स पे। ठीक है, तो आपके पास लाइबिलिटी की जिम्मेदारी है कि आपको मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहे, अकाउंट्स में आपकी क्या करती रहती है, वो डिडक्शन होती रहती है। ठीक है, होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। ठीक है, हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास है रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू में हमारे पास क्या चीज़ है, द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड टू कस्टमर एंड क्लाइंट इज कॉल्ड रेवेन्यू। ठीक है, और फॉलोइंग आर कुछ हमारे पास रेवेन्यूज हैं। ठीक है, रेवेन्यू से मतलब कहाँ कहाँ से आपको आमदनी हासिल होती है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ चीज़ें हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें रेवेन्यू कहाँ कहाँ से मिलती हैं। ठीक है, चले जी, सम एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू। सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू इनकम। ऑब्वियसली जब आप किसी भी किस्म की कोई सेल्स करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ से रेवेन्यू मिलता जाएगा आपके पास। ठीक है, कोई भी चीज़ आप बेचोगे। फिर है हमारे पास एडवर्टाइजिंग इनकम। ठीक है, हमने एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं एडवर्टाइजमेंट इनकम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जो एडवर्टाइज कर रहा होता है उसके लिए वो क्या काउंट होता है, उसके लिए वो एक्सपेंस काउंट होता है। लेकिन जो शख्स कर रहे होते हैं, जो लोग कर रहे होते हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे होते हैं, एडवर्टाइजमेंट इनकम होती है हमारे पास। ये भी हम लोगों ने अभी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। ऑब्वियसली कंपनी का तो वो एक्सपेंस ही काउंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का। ठीक है, लेकिन हमारे पास जो जो कर रहे होंगे, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, उसके लिए वो क्या काउंट होगा, वो इनकम का। कंपनी के लिए तो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस है, लेकिन जो शख्स ट्रक हो गया, कोई जहाज में कर रहे हैं, तो वो उनके लिए वो क्या काउंट होगी, उनके लिए वो डेफिनेटली वो क्या काउंट होगी, वो इनकम ही काउंट होगी। नेक्स्ट है हमारे पास इंश्योरेंस। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का ऑब्वियसली क्या होता है, हमारे पास खर्चा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा, लेकिन साथ में हमारे पास उस सॉरी इनकम का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंश्योरेंस इनकम का। इंश्योरेंस जाहिर सी बात है जब हम लोग कर रहे होते हैं तो उसके अंदर इंश्योरेंस की कंपनी को तो हम लोग पेमेंट करते हैं, हमारा एक्सपेंस है, लेकिन जो कंपनी है वो उसके लिए क्या काउंट होती है, वो इनकम काउंट होती है। इसी तरीके से रेंट का था, रेंट ऑब्वियसली हमारे पास कंसिडर की जाती है, रेंट का खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है हमारे पास से। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या आ जाता है, इनकम है। ठीक है, तो रेंट जो मालिक है उसके लिए वो क्या होती है, वो इनकम काउंट होती है, लेकिन जो दे रहा होता है वो उसके लिए क्या काउंट होता है, एक्सपेंस काउंट होता है।
कंसल्टेशन फीस होती है। कंसल्टेशन फीस जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको कंसल्टिंग एडवाइस के लिए फीस अदा करनी पड़ती है। आपने देखा होगा बाहर ममालिक के जाने के लिए लोग स्टडीज़ के लिए भी कंसल्ट से बात करते हैं और कंसल्टेंट फर्म बनी हुई है कि कैसे आप बाहर जा सकते हैं। ठीक है, सो होप सो के आप लोगों को यहाँ तक मेरी बात समझ आई होगी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूशन फी इनकम, जहाँ पे हम लोग ट्यूशन्स वगैरह पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप लोगों को ये चीज़ें हमें इनकम वगैरह मिल जाती है। ठीक है, सो होप सो स्टूडेंट के आप लोगों को यहाँ तक जो लेक्चर है वो रेवेन्यू वगैरह का वो सब समझ आया होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़।